रेड्स भी चल रहे हैं, कुछ जो जीरोइंग हुई है उसके रेड्स भी चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है। कोर्ट में आपने सर कोई एप्लीकेशन भी दिया है रिमांड पे लेने के लिए? जो पहला केस हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उसमें 2 लोगों को अरमान मलिक और अतर परवेज। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। पटना के फुलवारी शरीफ से आतंक के फुलवारी के खुलासे के बाद हर दिन जो है परतें खुलती जा रही हैं और नई नई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पटना पुलिस की निशानदेही पर लखनऊ से पेशे से वकील एक शख्स की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि जो आतंकी का मॉड्यूल पटना में था उसका एक हिस्सा जो है लखनऊ में भी बैठा हुआ था और उसका नाम जो है नूरुद्दीन जो है जंगी है और जो पेशे से वकील बताया जा रहा है कि 4 गिरफ्तारियां अब तक हुई हैं उन लोगों की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान बड़ी साजिश रच रहे थे। बताया जा रहा है कि स्नीपर सेल के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में इनका नेटवर्क था। पटना के अलावा आज की अगर बात कर लें तो पटना के साथ साथ कटिहार, दरभंगा, मोतिहारी जैसे जगहों पर छापेमारियां हुई हैं। तो पटना पुलिस की निशानदेही पर ही लखनऊ से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पेशे से शख्स जो है वो वकील है और उसके ऊपर भी आरोप है, चूंकि जो व्हाट्सएप का ग्रुप था जिस ग्रुप में इस तरह की जिहादी सोच से जुड़े हुए मैसेज शेयर किए जा रहे थे, लोगों को एक तरीके से उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, उन लोगों में से इस शख्स का नाम शामिल है। बता देंगे कुल 26 लोगों पर नामजद जो है एफआईआर हुई है, जिसमें भारत के साथ साथ भारत के बाहर के लोगों का भी नाम सामने आने की बात आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बरामद हुआ है इन लोगों के पास से, इनके फोन में उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में बैठा हुआ था और वहीं से जो है किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों को जो दंगा है वो भड़काना है, किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, किस तरीके से लोगों को जिहाद के नाम पर तैयार करना है, इन तमाम चीज़ों की उसमें चर्चा होती थी। और उसी आलोक में जिन लोगों के नाम थे उनकी कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और एक एक करके गिरफ्तारियां हो रही हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के ठीक बाद जो है इस बात का खुलासा हुआ कि पटना में एक बड़ी साजिश थी और उसके बाद जब एक एक करके लगातार छापेमारी की जा रही है तो वहां से कई प्रतिबंधित चीजें मिल रही हैं, ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये लग रहा है कि भारत को तोड़ने की पूरी साजिश जो है वो की जा रही थी। पटना के फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार इस पूरे मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। 181 में हम लोगों ने चूंकि बहुत सारे नंबर्स सीडो नेम से हैं, आप जानते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर कोड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स, तो हम लोग एक बार जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं आता है तब तक हम लोग ये कहने की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि ट्रांसनेशनल हिंदुस्तान के बाहर के नंबर्स हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, यमन के हैं। ये कल सीनियर एसपी साहब ने आप लोग के सामने ही स्पष्ट किया। उन लोगों को लाने की बिहार पुलिस जितनी भी अनुसंधान इकाइयाँ हैं, जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रही है और जहाँ तक हम काम कर पा रहे हैं और जहाँ से वहाँ से आगे दूसरी एजेंसियाँ भी इसमें काम कर रही हैं। अभी लखनऊ पुलिस ने कहा है कि बिहार पुलिस की टीम ने एक नूरुद्दीन नाम के एडवोकेट को गिरफ्तार किया है, उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है पुलिस ने। क्या जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि प्रेस नोट आ गया? हमारी टीम, मैंने कल सीनियर एसपी साहब ने भी ट्वीट किया था आपको, हमारी टीम बिहार में दूसरे ज़िलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य हैं। ये जो एफआईआर हुआ था डे बिफोर के नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड हैं और इनके पास और भी एविडेंसेस। तो ये कह सकते हैं सर हम लोगों ने आज इस वकील का क्या रोल अब तक एस्टैब्लिश हुआ है या जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, इसके ये किसका रोल है इस वक्त पीछे? जैसा आपने ही बोला और मैंने भी इस बात को कहा है, अभी हम लोगों ने तुरंत ही गिरफ्तारी की। ज़रा वेट कीजिए, थोड़ी हम तथ्य और एविडेंसेस की समीक्षा कर लें, फिर आपके साथ सही बात करने में हम आपके साथ। नूरुद्दीन जंगी इस ग्रुप का एक मेंबर था, एक्टिव मेंबर था। वो दरभंगा का रहने वाला है और दरभंगा के और लोगों को कनेक्ट करके
मोटिवेट करने में, रेडिकलाइज करने में उसका अहम रोल है। और उसके अलावे भी उसके बहुत सारे रूल्स हैं जिस पे अभी बताना शायद अनुसंधान के लिए बेहतर नहीं। सर गजवा हिंद किया जा रहा है कि कितने लोग पाकिस्तान के हैं, कितने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हैं 181 में? 181 में हम लोगों ने, चूँकि बहुत सारे नंबर्स सीडोनेम से हैं, आप जानते हैं, हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर कोड्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स, तो हम लोग एक बार जब तक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से ओपिनियन नहीं आता है तब तक हम लोग ये कहने की स्थिति में नहीं होगी। लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि ट्रांसनेशनल हिंदुस्तान के बाहर के नंबर्स हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, यमन के हैं। ये कल सीएसपी साहब ने आप लोग के सामने ही स्पष्ट किया। उन लोगों को लाने की बिहार पुलिस जितनी भी अनुसंधान इकाइयाँ हैं, जितने भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ मिल करके काम कर रही है। और जहाँ तक हम काम कर पा रहे हैं और वहाँ से आगे दूसरी एजेंसियाँ भी इसमें काम कर रही हैं। अभी लखनऊ पुलिस ने कहा है कि बिहार पुलिस की टीम ने एक नरूद्दीन नाम के एडवोकेट को गिरफ्तार किया है। उन्होंने प्रेस नोट जारी किया है यूपी पुलिस ने। क्या जानकारी है इसके बारे में, क्योंकि प्रेस नोट आ गया? हमारी टीम, मैंने कल सीएसपी साहब ने भी ट्वीट किया था आपको, हमारी टीम बिहार में दूसरे ज़िलों में और दूसरे राज्यों में कैंप कर रही है। हम लोगों ने आज लखनऊ से नूरुद्दीन जंगी उर्फ एडवोकेट नूरुद्दीन को यूपी एटीएस की मदद से गिरफ्तार किया है और विधिवत उनको यूपी से बिहार लाने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। और ये नूरुद्दीन जंगी के विरुद्ध पुख्ता साक्ष्य है। ये जो एफआईआर हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, उसके नेम्ड एफआईआर एक्यूज्ड है और इनके पास और भी एविडेंसेस। तो ये कह सकते हैं सर हम लोगों ने आज लगा। इस वकील का क्या रोल अब तक स्टैब्लिश हुआ है या जिस आधार पर गिरफ्तारी हुई है, इसका रोल क्या है? जैसा आपने ही बोला और मैंने भी इस बात को कहा है, अभी हम लोगों ने तुरंत ही गिरफ्तारी की। ज़रा वेट कीजिए, थोड़ी हम तथ्य और एविडेंसेस की समीक्षा कर लें, फिर आपके साथ सही बात करने में हम आपके साथ। नूरुद्दीन जंगी इस ग्रुप का एक मेंबर था, एक्टिव मेंबर था। वो दरभंगा का रहने वाला है और दरभंगा के और लोगों को कनेक्ट करने, मोटिवेट करने में, रेडिकलाइज करने में उसका अहम रोल है। और उसके अलावे भी उसके बहुत सारे रूल्स हैं जिस पे अभी बताना शायद अनुसंधान के लिए बेहतर नहीं। सर गजवा हिंद भाई ब्लैक शर्ट पीछे होइए। एक एक करके दोनों का अलग होता है। गजवाए हिंद पे जो हम लोगों को गजवाए हिंद करके जो सोशल पोस्ट मिला था, उस पर कल हम लोगों ने एफआईआर किया था और जो एडमिन था उसको हम लोगों ने जेल भेजा था। उसके बाद उसके मोबाइल में जितने चैट्स हैं, फेसबुक लिंक से जितने वीडियोस यूट्यूब पे लोड किए गए हैं, वो भड़काऊ, उन्मादी और एक विशेष धर्म के अगेंस्ट हैं। और उनके लिंक्स अभी तक हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं वो ट्रांसनेशनल है, इस देश से बाहर है। उसके हैंडलर्स भी इस देश से बाहर के लोग मिले हैं और इसके संपर्क में हिंदुस्तान के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन अभी तक की जो स्थिति है उसमें हम लोग इस्टेब्लिश कर पाए हैं। अभी हम लोग इसका अनुसंधान मात्र 24 से 26 घंटे ही कर पाए हैं। और जितनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है वो इन प्रोसेस है, हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उस जो टेक्निकल हमारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को हम ग्राउंड पे वेरीफाई करके जीरोइंग कर रहे हैं। और रेड्स भी चल रहे हैं, कुछ जो जीरोइंग हुई है उस पर रेड्स भी चल रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो स्पेशल एसआईटी काम कर रही है इस पर, वो बहुत जल्द ही और लोगों को गिरफ्तार करेगी और फिर हम लोग आपके सामने फिर इसमें मैं खुलासे के साथ। कोर्ट में आपने सर कोई एप्लीकेशन भी दिया है रिमांड पे लेने के लिए? जो पहला केस हुआ था डे बिफोर यस्टरडे, जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उसमें 2 लोगों को अरमान मलिक और अतर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है।
पुलिस रिमांड पे पूछताछ शुरू की जा रही है और 48 घंटे में जो साक्ष्य हमारे पास आएंगे या हमारे पास अभी तक जो साक्ष्य आ गए हैं उसको और वेरीफाई करके और उन दोनों के द्वारा जो और कुछ बताए जाएंगे, उन दोनों के जो इंटरलिंक्स इस्टेब्लिश होंगे और उन दोनों के द्वारा जो अभी तक और चाहे फंडिंग की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेल्स की बात करें, स्लीपर्स की बात करें या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करें या ड्यूटी की बात करें या किन लोगों को तैयार करके कहाँ कहाँ भेजा गया था और वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलेगी। और सबसे की जांच में ऐसा आया है कि उसने पाकिस्तान के एक नंबर पर ये मैसेज किया था कि मैं ISI से हूँ और 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ, गजवा हिंद के लिए मैं काम कर रहा हूँ। इस तरह की बातें क्या अभी तक की जांच में कुछ आई हैं कि उसने खुद ही एक्सेप्ट किया? मेरे नॉलेज में ये मेरे सामने ये बातें अभी तक नहीं आई। सर वो दानिश के जो पिता जो आरोप मिले थे वो उन्होंने जो कहा था कि मानसिक रूप से बीमार है, एम्स में उसका इलाज चल रहा है, कोई पासपोर्ट उसके नाम का नहीं है और वो 75% पागल है, जैसे एम्स के डॉक्टरों का जो रिपोर्ट दिखा रहे थे। इस तरह से कुछ बातें हैं। आपने जिस तरह का कल रिपोर्ट्स देखा है, जिस तरह के एक्सट्रैक्ट्स दिए गए हैं, जिस तरह के उसके क्लिपिंग्स हैं, जिस तरह के उसके मैसेजेस हैं, क्या आपको लगता है कि एक पागल व्यक्ति को छोड़ के एक सामान्य व्यक्ति भी इस तरह की बातें कर सकता है? सच्चाई तो ये है कि वो हैवीली रेडिकलाइज्ड व्यक्ति है जो सच को सच की तरह नहीं देख पा रहा है। जी सर, जो झारखंड पुलिस के एक रिटायर्ड SI जलालुद्दीन जिन्होंने अपना मकान किराए पे दिया, तो उस परिवार से भी हमारी बातचीत हुई तो वो कहे कि हमने तो सिर्फ किराए पे दिया था, बाकी सारी चीज़ों की इतनी जानकारी नहीं है। और वो आप लोगों की उनकी क्या भूमिका है? हमारे पास पुख्ता साक्ष्य है हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने, ट्रेनिंग कराने और उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ में 100% इन्वॉल्व होने। अरमान मलिक से दानिश का क्या ताल्लुक था? दानिश के अरमान मलिक के मोबाइल से दानिश का कोई नंबर मिला था? अभी ये कहना अनुसंधान के रूप में अच्छा है। सर एक और सवाल है कि जो भी नाम इसमें जो 26 में नाम आ रहे हैं, जो 26 जो FIR में नाम है, इसमें कई नाम ऐसे हैं जो CA NRC के विरोध में जो अलग अलग जिलों में जो आंदोलन चल रहे थे उनके वो प्रमुख चेहरे हैं। उस आंदोलन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं क्या? जैसे कि समीम अख्तर वो नालंदा में था, एक जो मुजफ्फरपुर में जो वहाँ पे काफ़ी सक्रिय था उसका नाम है, एक रियाज जो ढाका का रहने वाला उसका भी आ रहा है। देखिए डिफरेंट फैक्ट्स हैं। इन फैक्ट्स को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस अगर ये कोरिलेट होते हैं तब तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे, अदरवाइज हम अभी शायद इस पर मेरा फाइनल कमेंट करना ठीक नहीं। अरमान और अथर को आपने फेस ऑफ कराया और उन लोगों ने क्या बोला? नहीं, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द पुलिस। बता दें कि लगातार जो है पटना के साथ साथ बिहार के कई जिलों के साथ साथ अब ये पूरी जांच देश के कई राज्यों तक फैल रही है। बताया जा रहा है कि स्नीपर सेल के तौर पर बहुत हाईली एक्टिव ग्रुप था और इस ग्रुप की साजिश ये थी कि छोटे छोटे विवाद के दौरान जो है देश का जो माहौल है वो बिगाड़ा जाए, देश में दंगे फैलाए जाएं। और पटना पुलिस को ये इस बात की सूचना तब लगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम होना था और उस कार्यक्रम के दौरान ही इस बात की खबर सामने आई कि लगातार जो है इस संगठन की जो गतिविधियां हैं वो संदेहास्पद हैं और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो हर वक्त नया खुलासा हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।